हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ क्लास 11 का कुछ बेसिक पोर्शंस देखते हैं। ये टॉपिक पढ़ने हैं। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, जैसे हमारा 10th ख़त्म होता है, 10th आफ्टर क्या आता है, 11th आता है। जो लोग साइंस की स्ट्रीम अगर चूज़ करते हैं, अभी हमें 10th तक का था, हम लोगों को ओनली एक ही सब्जेक्ट था साइंस करके। ओके, उसी पोर्शंस में साइंस 1 साइंस 2 समथिंग आते थे। बट अभी हम लोगों को क्या होता है, 11 जब जाते हैं तो ये साइंस के 3 पार्ट्स में डिवाइजन्स होता है। जैसे कि फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। ये सभी स्ट्रीम डिवाइड होते जाते हैं। जैसे कि हमने साइंस में 10th की बात करोगे तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस में एक ही चैप्टर हमारा, जैसे कि स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला चैप्टर जो रहता है ग्रेविटेशंस वाला, मतलब वो जो चैप्टर आता है वो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड आता है। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो वो केमिकल्स से, मतलब वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हुए। और हमारे जो बायो के चैप्टर्स, मतलब हमारी जो ह्यूमन के बॉडी से रिलेटेड जो थ्योरी रहती है या एनिमल से रिलेटेड, ये सब पोर्शन जो हमारे आते हैं वो बायो में आते हैं। आई होप अभी आप लोगों को समझ गया होगा कि साइंस की स्ट्रीम अगर आप लोग चूज़ करते हो तो आप लोगों को मतलब 3 पोर्शंस की स्टडी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम लोग तो मैथ्स तो कॉमन रहता ही है हमें, बट अगर साइंस की बात करोगे तो एक आएगा फिजिक्स, दूसरा आएगा केमिस्ट्री एंड थर्ड वन आएगा बायोलॉजी। ओके, अभी हमारा हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रीम अगर साइंस की स्ट्रीम, तो आप लोगों को ये फिजिक्स पढ़ना ही होगा। तो फिजिक्स मतलब क्या होता है, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या होता है, दिस इज द नेचर, मतलब फिजिक्स इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। नेचर से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं जो हम केमिस्ट्री बायो में नहीं पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बायो तो मैंने आपको बता दिया कि केमिकल से रिलेटेड जो होता है वो केमिस्ट्री होता है। बायो की बात करोगे तो हम लोग बायो में जो पढ़ते हैं एनिमल्स या ह्यूमन से बॉडी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम बायो में पढ़ेंगे। बट अगर फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स इज द नेचर के लॉ जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड रहते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड है हमारा लॉज और एंड प्रिंसिपल इन द फिजिक्स आर डायनामिक। अभी डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डायनामिक। ये डायनामिक मतलब क्या होता है, समझ लो। डायनामिक मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं। लॉज एंड प्रिंसिपल इन द फिजिक्स आर डायनामिक। आई होप क्लियर हुआ कि सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि फिजिक्स के कोई भी लॉ एंड प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, वेरियस टाइप ऑफ लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं। ओके, 10th स्टैंडर्ड की बात करोगे तो वेरियस टाइप ऑफ लॉ आप लोगों ने प्रिपेयर किए। तो ये जो लॉज रहते हैं, कोई प्रिंसिपल्स भी रहते हैं, वो हमारे डायनामिक होते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं रहते। डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे कोई अभी आज लॉ बना दिया तो कल हमारा ये लॉ वही लॉ कांस्टेंट रहेगा, ये मैं बोल नहीं सकती। हो सकता है कोई दूसरा आए उसको लॉ को चेंज कर दे। ओके, ये लॉ एंड प्रिंसिपल इन द फिजिक्स आर डायनामिक। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स इज द बेस्ट ऑन ओनली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पर ही हम लोग उसको मतलब प्रूव कर सकते हैं कि फिजिक्स इज़ द बेस ऑफ ओनली ऑब्जर्वेशन। बेस जो रहता है उसका ओनली ऑब्जर्वेशन पे रहता है, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं तभी जाके वो हम लोग बोलोगे कि ये हमारा फिजिक्स का लॉ जो है वो प्रूव हुआ है। ओके, अभी देखो व्हाट इज़ द फिजिक्स। फिजिक्स का मीनिंग मतलब डेफिनेशंस भी तो पता होनी चाहिए ना, फिजिक्स मतलब क्या है क्या नहीं है। देखो, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, साइंस की 3 मतलब स्ट्रीम्स होते हैं। एक होता है फिजिक्स, ओके, सेकंड होता है केमिस्ट्री और थर्ड वन होता है बायोलॉजी। इसमें से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की स्ट्रीम पढ़ लें। तो ब्रांच ऑफ अ साइंस, ये तीनों भी किसकी ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स पढ़ोगे तो ये तो सब बातें आप लोगों को नहीं रहने वाली ना वहाँ पे, इसीलिए इसको बोला है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, ओके, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना।
वहाँ पे हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, नेचर से रिलेटेड, और नेचर में जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। फिनोमिना मतलब कौन सी फिनोमिना, तो देखो जस्ट एग्जांपल में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिए। सोलर सिस्टम की बात करेंगे, स्काई एट नाइट, द मून, द स्टार्स। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि स्टार वर्क कैसे करता है, ये मून हमें दिखाई देता है, ये राउंडेड क्यों दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है। स्काई एट नाइट, हम लोगों को स्काई एट नाइट मतलब स्काई जो है वो नाइट में मतलब हमें डार्क कलर का ही क्यों दिखाई देते, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, ये सब नेचर के फिनोमिना है। ओके मतलब एक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इनकी हमें सभी की स्टडी करनी है। मैं जैसे आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप तक मेरी वॉइस आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, क्या रीज़न क्या है उसका। मतलब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमारी जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और एक वेव के फॉर्म में, मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं, एक वेव के फॉर्म में। जैसे मैं बात करती हूँ साउंड वेव जो है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, बट ये वेव के फॉर्म में क्यों ट्रैवल करती है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कहाँ तक हम लोग साउंड की रेंज सुन पाते हैं, ये सभी हमारे हुए नेचुरल फिनोमिनाज। Okay, humans have always been the curious about the world around us. Just example, solar system, the sky at night, moon and star. ओके सो आई होप आपको समझ गया होगा कि फिजिक्स हमें मतलब क्या होता है और हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके सो बेसिक कुछ स्कोप्स देखते हैं फिजिक्स के बारे में। सो देखो जैसे कि माइक्रोस्कोप मतलब क्लासिकल फिजिक्स एंड मैक्रोस्कोप। यहाँ पे देखो आप लोग सोचोगे कि वर्ड दोनों में बोलने भी हम लोगों को एक जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ पे है मैक्रोस्कोप, MACRO स्कोप। ओके और यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो माइक्रोस्कोप है। ओके ये है MICRO। सो यहाँ पे दोनों भी कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड है क्वांटम फिजिक्स। अभी ये क्लासिकल एंड क्वांटम क्या होता है, यहाँ पे हमारे फिजिक्स के जो है वो दो पोर्शंस में डिविजन्स हुआ है, एक है क्लासिकल एंड दूसरा है क्वांटम फिजिक्स। सो हम लोग देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है, क्योंकि हमें जो अभी 11-12 जो पढ़ना है वो ओनली क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो मोस्टली पार्ट आप लोगों को क्वांटम फिजिक्स का ही रहेगा। ओके सो क्वांटम फिजिक्स का हम लोगों को वहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। अभी हमें 11th-12th में भी है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर हमारे से रिलेटेड भी है। So now let's start the classical physics. So classical physics there are 4 types of classical physics. Okay, so एक है मैकेनिक्स, दूसरा है थर्मोडायनामिक्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड फोर्थ है ऑप्टिक्स। सो अभी देखो ये मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स की बात करोगे तो मैकेनिक्स में कितने से आ गए ना, तो ये कार मोशन, फ्रैक्शन, बाइंडिंग, रोटेशन, साउंड वेव, मोशन ऑफ अ प्लेन। ये जस्ट आपको पार्ट इसलिए बता रही हूँ कि हम लोगों को मैकेनिक्स अगर पढ़ना है तो मैकेनिक्स में ये सब पढ़ना है। फ्रिक्शन क्या होता है, कार का मोशन कैसे करती है कार, बाइंडिंग ऑफ रोटेशन की बात करोगे तो ये रोटेशन हुआ, ये वर्क कैसे करता है। साउंड वेव जैसे अभी मैंने बता दिया आपको, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है उसकी स्टडी करना है। मोशन ऑफ अ प्लैनेट की स्टडी करना है। ये सब हुई हमारी मैकेनिक्स की स्टडी। अभी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करोगे तो थर्मोडायनामिक्स में तो हमारा जो ये थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है, अगर आप 12th में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे ये चैप्टर, तो आप लोगों को ये केमिस्ट्री में भी अवेलेबल मिलेगा और ये फिजिक्स में भी मिलेगा। तो केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनामिक्स है वो एक गैसेस से रिलेटेड है, बट अगर हम फिजिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो पोर्शंस है वो एकदम हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पॉन्टेनियस, ये सभी के बारे में स्टडी करनी है हमें थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में। अभी नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रो चार्जेस होते हैं, फील्ड, करंट, AC DC, वो सब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के चैप्टर में पढ़ने। अभी नेक्स्ट वन है ऑप्टिक्स की बात करोगे तो ऑप्टिक्स मतलब एक स्पेक्चुअल जो रहता है, हम लोग लाइट वेव, पार्टिकल्स, मिरर, लेंसेज, टेलीस्कोप, इसकी स्टडी मतलब एक ऑप्टिक्स की स्टडी हो गई। ओके सो ये सब हमें अभी 11th एंड 12th के इसमें पढ़ना है। सो समझ गए, अगर आप 11th की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो 12th आपको इजी लगेगा, अदरवाइज 11th ही आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो 12th के कंसेप्ट आपको नहीं समझेगी, क्योंकि 11th जो है वो 12th के बेसिक्स से ही रहता है, मतलब 12th के आप 11th के बेसिक्स से रिलेटेड हमारा 12th रहता है। सो आई होप समझ गया कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या रहता है। अभी चलते हैं हम क्वांटम फिजिक्स की ओर। सो क्वांटम फिजिक्स के मैंने ज़्यादा नेम मेंशन नहीं किए, बिकॉज हम लोगों को क्वांटम फिजिक्स जो पढ़ना है टॉपिक वही मेंशन किए हैं। सो इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। तो इसके एटम की स्टडी, न्यूक्लियर, एक्सरे, सेमीकंडक्टर आप लोगों को 11th में भी है एंड 12th में भी है। इसकी दोनों की स्टडी, मतलब यहाँ पे 11th में हम लोगों को बेसिक दिया है, 12th में जाओगे तो सर उसका पूरा पोर्शंस दिया है। न्यूक्लियस क्या होता है वो उसकी स्टडी, जैसे कि हम लोग
ये पर्टिकुलर फिनोमिना जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, मतलब क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे। सो समझ गए आप लोगों को बेसिक स्कोप ऑफ फिजिक्स कौन से, एक माइक्रोस्कोप एंड मैक्रोस्कोप। ओके, सो इसके भी 4 पार्ट्स है, क्लासिकल एंड क्वांटम, और हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है। सो अभी हम बेसिक कुछ देखते हैं। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, हमारे फंडामेंटल फोर्सेस कौन से नेचर के वो देखते हैं, क्योंकि ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है। सो 4 हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपने 10th में ऑलरेडी प्रिपेयर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो अगर आपको कोई पूछते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं, यहाँ पे इसमें से ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि वीक फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है। अभी यहाँ पे जैसे नेम किए हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो अगर आपको पूछा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब कौन सा फोर्स होता है, तो डोंट टेल अस कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाला हुआ, वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक वाला। ये हम लोगों को ऑप्शन में और भी तो है ना, ये 4 फोर्सेस में से हम लोगों को बताना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है एंड वीक कौन सा है। ओके, सो कोई भी ये मत कहना कि स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हुआ और वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स हुआ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी मुझे ग्रेविटेशन का फोर्स का आप लोगों को आई होप इतना एक्सप्लेन नहीं करना होगा, बिकॉज फिर भी हम लोगों को पढ़ना है तो सभी पढ़ना ही पड़ेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट मतलब एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 है, ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, मतलब ये हमने पढ़ा है एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। वो फोर्स लगाते तभी तो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं ना। सो इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ये बड़ा लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर कोई आपका फ्रेंड है वो हैदराबाद में है और आप अगर कोई दूसरे सिटी में है, नागपुर में हो, तो ये हैदराबाद से भी तो हम लोगों को कॉलिंग कर सकता है ना। मतलब ये अट्रैक्शन जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स का अट्रैक्शन है, समझ गए। और जो है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बट हम लोगों का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये याद रखना। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन अवर नेचर से। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, ये चार्जेस से रिलेटेड रहते हैं। और चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अभी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मतलब क्या होता है, जिस एग्जांपल देके भी आप लोगों को बताती हूँ कि ये तो पता ही होना चाहिए कि चार्जेस हमारे 2 ही टाइप के रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव अगर आते हैं तो वो रिपल होते हैं, बट मतलब निगेटिव भी आते हैं तो रिपल होते हैं। मतलब कहने का मीनिंग, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई यहाँ पे एक डेस्क पर 2 गर्ल्स बैठी है, ओके, ये गर्ल्स है और ये भी गर्ल्स है, तो ये एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगी। ओके, यहाँ पे अगर ठीक है बॉयज़ बैठते हैं तो यहाँ पे भी बॉयज़ बैठा है तो ये भी बात नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों भी अपना मुंह इधर इधर फैला के बैठे हैं। बट अगर इन केस यहाँ पे अगर गर्ल्स बैठी है और यहाँ पे बॉयज़ बैठा है तो ये दोनों भी बात करेंगे, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है बट इनके बीच में देखो रिपल्शंस होता है। ओके, सो आई होप इस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि रिपल्शन मतलब क्या होता है एंड अट्रैक्शंस मतलब क्या होता है। सो रिपल्शन इज देखो यहाँ पे वो दूर दूर जा रहे, पॉजिटिव सेम एज निगेटिव, बट अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव आ रहे तो उनके बीच में अट्रैक्शंस हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फोर्स है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ओके, सो नेक्स्ट देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, तो न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब कौन से फोर्सेस, जैसे कि एक हमने न्यूक्लियस निकाला है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अभी मैंने जैसे आपको डायग्राम में निकाला, हो सकता है कि प्रोटॉन के साइड में न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन के साइड में न्यूट्रॉन ही हो, प्रोटॉन हो, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ओके, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, वो डू नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, वो जो है वो चार्जेस पर डिपेंड नहीं रहते। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। कौन सा, ये हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो पढ़ रहे हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसकी रेंज भी आप लोगों को दी है, शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब 10⁻⁻15, -15 मतलब समझो कि कितने टाइम 0.000, ये 15 टाइम्स हमारे जीरो हो गए, मतलब इसकी रेंज जो है वो सबसे शॉर्ट वाली रेंज है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों को इतना पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोगों को बेसिक पढ़ना है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब क्या है। दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, 10⁻⁻15 रेंज है, ये वीक फोर्स है। ओनली द रेडियो एक्टिव इमिशन, ये रेडियो एक्टिव इमिशन में यूज़ होता है। एंड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो जब आप ग्रेजुएशन पढ़ोगे तब आपको ये मेंशन हो जाएगा। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट नीचे मैंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग मतलब सभी की रेंजेस ली है। रेंजेस मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हमेशा याद रखना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की फोर्स की रेंज कितनी है, 1 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 10⁻⁻2 और वीक की 10⁻⁻13। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो दिख रही है वो 10⁻⁻33। 33 मतलब कितने हो गए, 0.0033 टाइम्स 0। मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर कोई पूछता है कि नेचर का हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सबसे वीकेस्ट वाला फोर्स है। ओके, सो आई होप आपको ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस भी क्लियर हुए होंगे। सो अभी हम बाकी का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि आपको हम स्टार्टिंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने के जैसे सिलेबस आपको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। सो हमारे टोटल 14 चैप्टर हैं, जो भी हम लोगों को 12th के लिए यूज़ होंगे वही चैप्टर हम पढ़ेंगे, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, यूनिट एंड मेजरमेंट। हम इस चैप्टर में यूनिट कैसे मेट करते हैं, मेजरमेंट, ये सब पढ़ना है हम लोगों को यूनिट के चैप्टर में। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर